नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस के इस अगले एपिसोड में। उम्मीद है मुझे आपने पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखे होंगे, जिसमें हम पिछले 2 वीडियो से लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम अपना वीडियो आज स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज को हिंदी में हम अग्नाशय बोलते हैं। तो इसका कैसा होता है डायग्राम, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आप प्लीज़ डायग्राम पे ना जाएं, बस समझने का प्रयास करें। तो हमारे ये जो भाग है, ये हमारा ये आपको ये नली दिख रही होगी, ये हमारी स्टमक से कनेक्टेड रहती है, यानी कि हमारे उदर भाग से कनेक्टेड रहती है। इसका नाम होता है ड्यूडेनम। ठीक है, ऐसे जाके आगे ये हमारी जो बड़ी आंत होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन, उससे ऐसे कनेक्टेड हो जाती है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारी छोटी आंत है, ऐसे कॉन्डलेट संरचना होती है इसकी। जो मैं आपको पिछले लगभग 2 वीडियो से इसका डायग्राम बनाते आ रहा हूँ, तो आपको याद ही होगा। मैं थोड़े से ही बना के काम चलाता हूँ उसमें, इसको मैं कनेक्टेड करता हूँ उससे। तो हमारी छोटे आंत का ही भाग होता है। तो हमारा जो पेनक्रियाज है, याद रखना जब हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तब आपको और बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये कैसी है? इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, इंग्लिश में हेट्रोग्लैंड्स। इसे विस्तृत ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं। और यह हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारी बॉडी में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कुछ होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, कुछ होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं, एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं हार्मोन। तो उसी प्रकार ये है एक हेट्रोग्लैंड्स, यानी कि ये तो एंजाइम भी स्त्रावण करती है और हार्मोन भी स्त्रावण करती है। तो कौन कौन से एंजाइम स्त्रावण करते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन एंजाइम का मैं नाम लिखता हूँ। एमाइलेज, दूसरा नाम है इसका ट्रिप्सिन, तीसरा जो नाम है इसका उसका नाम है लाइपेज। ये क्या है? एंजाइम है जो हमारे इस पेनक्रियाज से निकलते हैं और हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एमाइलेज, इसका काम क्या है? मैंने आपको बताया था कि हमारी बक्कल कैविटी में जो कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन हो चुका है, तो बचा हुआ जो कंप्लीट डाइजेशन है, तो यहाँ एमाइलेज में यहाँ लिखता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोपाचन, यानी यहाँ एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद लाइपेज, यानी कि मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो ये ट्रिप्सिन है। मैंने आपको बताया था जब स्टमक पढ़ाया कि स्टमक से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम था पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम का क्या काम था? यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। अब आगे जब भोजन बढ़ेगा तो ट्रिप्सिन एंजाइम
ये पेप्टोन्स, यानी कि जो पेप्टोन्स हैं, पेप्टोन्स को किसमें बदल देगा, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, प्रोटीन को एमिनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारी जो प्रोटीन होती है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे जो स्टमक है, स्टमक से पेप्सिन एंजाइम पहले तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, उसके बाद जो पेप्टोन्स है उसको ट्रिप्सिन एंजाइम एमिनो एसिड में तोड़ता है, इसके बाद जाकर ये हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोटीन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। आगे बात करते हैं हम, हमारा जो लाइपेज है ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, वसा इंग्लिश में कहते हो फैट, फैट का पाचन करता है, ठीक है। तो ये तीन को एंजाइम, महत्वपूर्ण एंजाइम है जो हमारी पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। अगला से क्या है, ये ग्रंथि, इसमें तीन एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज, ठीक है। एमाइलेज का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन यानी पूर्ण पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो पेप्टोन्स है उसको अमीनो एसिड में बदलता है। इसके बाद जो लाइपेज है ये फैट का यानी कि वसा का पाचन करता है, ठीक है। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इससे आगे की बात है मैं इसको मिटा के करता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। वैसे आप वीडियो को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले समझने पर पूरा ध्यान फोकस करें। अभी हमने सिर्फ एंजाइम की बात की है, तो चूंकि हमारी ये जो पैंक्रियाज है, हमारा जो अग्नाशय है, ये एक हेटेरोग्लैंड्स है यानी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसमें कुछ हार्मोन भी निकलते हैं, हार्मोन। तब हम उन हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले, कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं जो हमारी पैंक्रियाज से निकलते हैं, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये मुझे आपको बताना है, हमारा जो अग्नाशय है इसमें कुछ ऐसी आयरन जैसी संरचना की कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं, इनका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन को कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, ठीक है। क्या होती है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एक लैंगरहैंस की द्वीपकाएं हैं जी, दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं, इन्हें कहते हैं अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, ठीक है। एक होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल। तो हमारी जो अल्फा सेल होती है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। क्या नाम है उसका, ग्लूकागोन। दूसरा है ये बीटा सेल, इससे निकलती है इंसुलिन। ये दो हार्मोन हैं जो हमारी पैंक्रियाज से यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं, ठीक है। क्या काम है इनका, इन दोनों का मैं बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इंसुलिन है इसकी खोज एक बेंटिंग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने की थी, ठीक है। हमारी बॉडी में, हमारे जो फूड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, इंसुलिन हार्मोन के बारे में आपको बता रहा हूँ। इंसुलिन हार्मोन जब ग्लूकोज के साथ मिल जाता है, यानी कि जब ग्लूकोज में क्या मिल जाएगा, इंसुलिन, तो ये ग्लूकोज को क्या बना देगा, ग्लाइकोजन। क्या बना देगा, ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा। कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है, ठीक है। ग्लूकोज, इंसुलिन ने जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला है, जी जाके कहां स्टोर हो जाएगा, स्टोर इन लीवर, ठीक है।
इस ग्लाइकोजन को हम स्टोर फूड कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी का स्टोर फूड कौन है। स्टोर फूड मतलब होता है संग्रहित भोजन, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमेशा रहता है। आपने देखा होगा कि हम जब व्रत रखते हैं तो कई दिनों तक बिना खाना खाए भी हम जिंदा रह सकते हैं। उसका कारण यही है कि हमारा काम इस ग्लाइकोजन से चलता रहता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारी बॉडी ग्लूकोज को ऑब्जर्व करती है, ये ग्लाइकोजन को कैसे ऑब्जर्व करती? तो इस ग्लाइकोजन को इस ग्लूकोज में ग्लूकागोन के द्वारा बदला जाता है, ग्लूकागोन। और फिर उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई की जाती है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में हुई ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करते हैं। तो हमारी इसमें पैंक्रियाज में क्या भरा रहता है? पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा जूस है हमारी बॉडी में ये कंप्लीट डाइजेशन करता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, और क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी? इसका जो पीएच मान होता है, यानी पीएच वैल्यू, वो 7.6 से लेकर 8.3 तक होती है, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति होती है, यानी इसका जो नेचर होता है, वो कैसा होता है? बेसिक होता है, बेस, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है हमारा ये पैंक्रियाटिक जूस। इसी पैंक्रियाटिक जूस में हमारे ये एंजाइम और हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके पैंक्रियाज के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। अब हमारे भोजन का लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, अब आगे बात करते हैं पैंक्रियाज के बाद। अब हम आगे बात करेंगे इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत है हमारे शरीर में, ये दो प्रकार की होती है हमारे शरीर में आंत। पहली होती है जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं बड़ी आंत। और दूसरी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये दो प्रकार की आंत होती है। कहने को इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लंबाई में छोटी होती है। इसकी लंबाई होती है यानी कि लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6.5 मीटर होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसका नाम फिर लार्ज क्यों है? तो देखिए इसका लार्ज, इसकी लंबाई के कारण इसका नाम लार्ज नहीं है, इसकी मोटाई के कारण इसका नाम क्या है? लार्ज है। ये मोटी ज़्यादा होती है और ये पतली होती है, लेकिन लंबाई में इसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, इसकी हिंदी और इंग्लिश में ना जाए, दोनों नाम लगभग एक जैसे होते हैं और आपको तो बाइलिंगुअल मिलेगा पेपर, फिर उसमें कोई टेंशन वाली बातें नहीं। अगला इसका पार्ट होता है, उसको बोलते हैं जेजुनम। अगला भाग इसका है जिसे हम इलियम कहते हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात यह है, आपसे पूछा जा सकता है कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या है? ये सबसे लॉन्गेस्ट भाग होता है, यानी कि छोटी आंत का जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो ड्यूडेनम होता है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन, यानी अधिकतम पाचन, या हम ऐसे कहें कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन इसी में हो जाता है, ठीक है। जेजुनम वाले पार्ट में कोई पाचन नहीं होता। इलियम वाले पार्ट में, इलियम का जो पार्ट होता है उसमें जो इलियम का पार्ट है वो लगभग ऐसे फोल्डेड होता है, थोड़ा मेम्ब्रेन इसकी कैसी होती है? फोल्डेड होती है। तो ये उभरी हुई संरचना आप देख रहे हैं ना ऐसे,
ये ऊपर भी ऐसे बनी हुई, इसको हम कहते हैं विलाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए विलाई संरचना कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि इंटेस्टाइन में। कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में? तो इलियम वाले भाग में। ठीक है, ये विलाई, इसको हिंदी में भी विलाई बोलते हैं, विली या विलाई, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। इसका क्या नाम रहता है? यहाँ पर आके हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पोषक तत्व हैं, यानी पोषक तत्वों का यहाँ क्या होता है? अवशोषण। हमारे जितने भी अंगों ने भोजन का डाइजेशन किया है, उस डाइजेशन में मिले पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहाँ होता है? इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसका, जिसे हम कहते हैं कोलन। ठीक है, अगला पार्ट है इसका, जिसे हम कहते हैं सीकम। अगला पार्ट है इसका, जिसे हम कहते हैं रेक्टम। ठीक है, तो आपसे यहां पूछा जाएगा इसमें कि अपेंडिक्स किससे जुड़ा रहता है। तो कोलन वाले भाग में अपेंडिक्स जुड़ा रहता है, यहां लिखेंगे हम अपेंडिक्स कनेक्टेड। ठीक है, कोलन वाले पार्ट में क्या कनेक्टेड रहता है? अपेंडिक्स। सीकम यहां कुछ नहीं, यहां ओवरऑल आप मान सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर पानी का अवशोषण। ठीक है, रेक्टम। रेक्टम क्या है? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला भाग है, जहां पर कुछ स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर इन स्फिंक्टर से होते हुए आगे एनस होता है, या इसी को मलद्वार कहते हैं। यहां से हमारे शरीर का जो वेस्टेज है वो यहां से निकल जाता है। ये स्फिंक्टर क्या है, मैं इस बात को आपको बताता हूं। ये जो स्फिंक्टर होते हैं, जब कोई एक ऑर्गन, ऐसे कोई एक ऑर्गन किसी दूसरे बड़े ऑर्गन में, किसी दूसरे ऑर्गन में खुलता है, तो यहाँ पर स्फिंक्टर पाए जाते हैं। इन स्फिंक्टर का काम होता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है हमारे बॉडी में, वो अगर इस पार्ट से इस पार्ट में जा रहा है, तो इस पार्ट से वापस इस पार्ट में ना आए, यानी कि बैकवर्ड मोशन को रोकने के लिए किसको लिखें? अपोज बैकवर्ड मोशन। बैकवर्ड मोशन को रोकने के लिए ये स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो हमने देखा कि हमारा भोजन है वो कंप्लीटली पच के बाहर जो बचा हुआ वेस्टेज है वो बाहर निकल गया, और जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ है? हमारी छोटी आंत में हुआ है। छोटी आंत में ही हमारे भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, और बड़ी आंत में सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बड़ी आंत में आपसे क्या पूछा सकता है कि अपेंडिक्स किससे जुड़ा रहता है? तो कोलन भाग से। ठीक है, एनस किस भाग से जुड़ा रहता है? तो रेक्टम होता है। ठीक है, मुझे लगता है हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने अपने अनुसार कंप्लीट कर ही दिया है। चलिए फिर हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम अगली वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम लगभग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने लगभग डाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। ठीक है, इससे आगे की बातें हम अगले वीडियो करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।